किसी ने सही कहा है, जब हम खुद को बदलना खत्म कर देते हैं तो हम भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए रुक जाने की बजाय खुद को बदलने की कोशिश करनी होगी। जितना जल्दी हम खुद को बदलेंगे उतना ही जल्दी हम सफल होंगे। बिल्कुल, ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो खुद को बदलना नहीं चाहते। अगर हम बदलाव पसंद करने लग जाएं तो फिर कई बड़े कारनामे कर सकते हैं। दरअसल हम अपने जीवन को सीमा तक घटा लेते हैं जिसे हम आराम से संभाल सकते हैं। इसलिए किसी भी परिवर्तन या चुनौती का स्वागत नहीं करते, भले ही थोड़े संघर्ष के बाद इस परिवर्तन के कारण हम प्रगति कर सकें। कई बार सफलता बिल्कुल नजदीक होती है, पर इंसान खुद में बदलाव नहीं करता और सफलता के रास्ते पर चलने से मना कर देता है। दुनिया में वही इंसान सफल हुआ है जिसने परिवर्तन को अपनाया है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए सबसे पहले जानते हैं कि हेलो इंडिया में अगले आधे घंटे में क्या रहेगा खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। इसके साथ ही आज की गतिविधियों पर होगी हमारी पैनी नजर। आपको बताएंगे आज होने वाले राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह के बारे में। और दिन की शुरुआत करवाएंगे पॉजिटिव न्यूज के साथ और मिलवाएंगे कश्मीर के पूर्व मार्शल आर्ट चैंपियन फैजल अली डार से। साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। इसके अलावा होगा हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी 4 राज्यों में सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही है। यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर में वो लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। गोवा में उसकी हैट्रिक है। यूपी में बीजेपी को 255 सीटें मिली है तो समाजवादी पार्टी के खाते में 111 सीटें आई हैं। उत्तराखंड में बीजेपी को 47 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस के हिस्से में 19 सीटें आई हैं। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। पूर्वोत्तर के मणिपुर में बीजेपी 60 में से 32 सीट जीतने में कामयाब रही है। 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में बीजेपी को कुल 20 सीटें प्राप्त हुई है। दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस के खाते में 11 सीटें आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 4 राज्यों में जीत के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में समर्थकों को संबोधित किया और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उत्साह और उत्सव का दिन है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 की जीत ने 2024 में आम चुनाव में पार्टी की जीत की राह प्रशस्त कर दी है। उत्तर प्रदेश में टीपी कट रहा है मेरा। 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि 37 साल में पहली बार कोई पार्टी यूपी में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ 71 साल में ऐसे पहले फुल टर्म मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने वाले हैं। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। प्रियंका गांधी की एंट्री के बावजूद कांग्रेस मात्र 2 सीटें जीत पाई। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए
2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजय श्री उपलब्ध कराई है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जीत दर्ज कराने के साथ ही बीजेपी ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री के विकास और सुशासन को जनता ने फिर आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने हार स्वीकार करते हुए कहा कि कांग्रेस यूपी में विपक्ष की भूमिका लगातार निभाती रहेगी। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कहा कि उनकी पार्टी इस जनादेश से सबक लेगी और देश के लोगों के हित में काम करती रहेगी। वहीं उत्तराखंड ने इस बार भी हैरान किया। यहां बीजेपी दूसरी बार सरकार बनाएगी और ऐसा करने वाली ये पहली पार्टी है, लेकिन उसका चेहरा रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव में मात खा गए। इससे पार्टी को 12 महीने के अंदर चौथा मुख्यमंत्री तलाशना होगा। कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी वोटर्स ने नकार दिया। आम आदमी पार्टी की आंधी में कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ ढह गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली हैं। आजादी के बाद किसी पार्टी को सूबे में ये तीसरी सबसे बड़ी जीत मिली है। भगवत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। वो शहीद आजम भगत सिंह की धरती खटकड़ कला में शपथ लेंगे। पंजाब के लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मॉडल के बजाय अरविंद केजरीवाल को एक मौका ज्यादा देना बेहतर समझा। कांग्रेस सिर्फ 18 सीटें जीत पाई। बीजेपी के हिस्से में 2 और अकाली दल के खाते में 3 सीटें आई हैं। सीएम चन्नी सिद्धू, अमरिंदर और बादल सब हार गए। सीएम चन्नी तो 2 सीटों से लड़े और दोनों पर हार गए। गोवा में 20 सीटें जीतकर बीजेपी रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाएगी। पार्टी बहुमत से 1 सीट पीछे रह गई, लेकिन उसे एमजीपी और निर्दलीयों ने समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी गोवा में 2 सीटें जीती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सभी 26 सीटों पर खाली हाथ रही। वहीं 5वें चुनावी राज्य मणिपुर में भी दोबारा बीजेपी की सरकार बन रही है, उसे 32 सीटें मिली। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों में महिलाओं और युवाओं की निर्णायक भूमिका रही। महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया। चुनाव के दौरान महिलाओं की जहां साइलेंट वोटर कहा जा रहा था, वहीं युवाओं को वाइब्रेंट वोटर कहा जा रहा था। विधानसभा चुनाव में इस बार महिला और युवा वोटर्स ने जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर मतदान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्वोत्तर राज्यों के विधानमंडलों सहित सभी राज्यों के विधानमंडलों की बैठकें अधिक से अधिक और लंबी अवधि के लिए बुलाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि कानून बनाने के लिए पर्याप्त समय मिले, बड़े सार्वजनिक हित के विषयों पर चर्चा की जा सके और कार्यपालिका का दायित्व सुनिश्चित किया जा सके। I am especially pleased at the way Mizoram has deepened our country's democratic roots by peaceful electoral process, graceful conduct of legislature in the assembly, and sustained inclusive development endure over the last 5 decades. We need to recognize the exalted place that lawmaking bodies occupy in the public perception. It is indeed the sacred place where people's voices are articulated and heard, where their hopes and fears are debated, where the laws that protect them, foster their growth and enable fast-tracked national development are formulated. It is gratifying to note that the sessions of the House, of this House, are conducted with the utmost discipline, diligence, and decorum. You have indeed upheld the trust, hopes, and aspirations that people have reposed in you as their representatives.
बात चीन भारत संबंध के लद्दाख को लेकर चीन और भारत एक बार फिर चर्चा करने जा रहे हैं। आज दोनों देशों के बीच 15वें चरण की सैन्य वार्ता होगी। इसमें लद्दाख और एलएसी को लेकर बचे विवादों पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले 12 जनवरी को कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। बता दें कि एलएसी पर फ्रिक्शन पॉइंट पर 2 बार की डिसएंगेजमेंट के बाद भी दोनों देशों ने भारी सेना बल तैनात कर रखा है। गलवान, पेंगोंग और गोगरा हाइट्स को मिलाकर लगभग 50 से 60 हजार सैनिक यहां पर तैनात हैं। और अब बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को अपने बेलारूसी समकक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के साथ यूक्रेन की सीमाओं पर शरणार्थी की स्थिति का भी जायजा लेंगे और वहीं इजरायल में यूक्रेन के राजदूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव में नए राष्ट्रपति के रूप में यून सुक योल चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के नए राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी और साथ ही कहा कि वो दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को विस्तार और मजबूती देने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। नाटो महासचिव स्टोल्टेनबर्ग तुर्की का दौरा करने वाले हैं। वहां वो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगान और विदेश मंत्री मेवलूत चावुशोग्लू से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान डुक्वे से मुलाकात की और ये पहला मौका है जब किसी भी लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय व्हाइट हाउस बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका कोलंबिया को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित कर रहा है, जिससे दोनों देशों को सुरक्षा और आर्थिक सहयोग से एक साथ लाया जाएगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज से 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति दक्षिण सिक्किम में कंचनजंगा राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा शुरू होगा। प्रधानमंत्री मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेंगे। RRU विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह को वो संबोधित करेंगे। साथ ही आज प्रधानमंत्री गुजरात पंचायत महासम्मेलन में भाग लेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 3रा राष्ट्रीय चरण का आयोजन होना है। 2 दिन चले संसद भवन में इस आयोजन का आज अंतिम दिन है। लोकसभा सचिवालय और युवा और खेल मंत्रालय मिलकर इसका आयोजन कर रहा है। आज 24 विजेताओं को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। नई दिल्ली के कमानी सभागार में आयोजन किया जाएगा। प्रख्यात मराठी कवि डॉक्टर भालचंद्र नेमाडे इस आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 25वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन करेंगे। आज संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के 3रे राष्ट्रीय चरण का अंतिम दिन है। कल केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद भवन में संबोधन दिया। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समापन समारोह को संबोधित करेंगे और शीर्ष 3 राष्ट्रीय विजेताओं को भी समापन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा। आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं इस महोत्सव के बारे में और इसका उद्देश्य भी समझते हैं। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आज राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 2 दिवसीय समारोह का समापन है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस समारोह में अपना संबोधन देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन 3 स्तरों पर किया गया था। 14 फरवरी 2022 से इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इस महोत्सव में पूरे देश से 2.44 लाख युवाओं ने वर्चुअल मोड के जरिए भाग लिया।
जिला और राज्य स्तर से चुने गए 87 फाइनलिस्ट ने राष्ट्रीय युवा संसद में 10 मार्च को भाग लिया। आज राज्य स्तर से चुने गए सर्वश्रेष्ठ 3 वक्ता अपने विचार संसद भवन में रखेंगे। इन 3 सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को पुरस्कार राशि में 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और तीसरे विजेता को 1 लाख रुपए राशि से सम्मानित किया जाएगा। इस महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर पर 87 युवाओं को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष उपस्थित होने का मौका मिला। राष्ट्रीय युवा संसद का सबसे पहले विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 दिसंबर 2017 में मन की बात कार्यक्रम में दिया गया था। राष्ट्रीय युवा संसद का पहला आयोजन 2017 में किया गया था। राष्ट्रीय युवा संसद का मुख्य उद्देश्य 18 से 25 उम्र के युवाओं को मॉक पार्लियामेंट के जरिए देश के मुद्दों पर अपने विचार रखने का मौका मिलता है। इसके जरिए युवाओं के विचार जानने और उनको न्यू इंडिया विजन के जरिए मुख्य धारा में शामिल करना है। हेलो इंडिया में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं धर्मशाला की मनमोहक तस्वीरें। दरअसल यहाँ पर 63वां तिब्बतन नेशनल अपराइजिंग डे मनाया गया है, जिस दौरान कलाकारों के जरिए पेश किए गए कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। What was the UN doing till now? Why could it not prevent a full-fledged war from breaking out? And what should India do to protect its interests? India is a quintessential emerging power in terms of our relations with and within the United Nations. The United Nations is not irrelevant. We have to make it work better. This crisis shows that it is time for India to take a more proactive diplomatic effort. The world's largest democracy on the fast track to progress. Its journey to a $5 trillion economy driven by big-ticket reforms, groundbreaking projects, sustainable infrastructure. Watch the unfolding India growth story with me, Amitabh Kant, on Transforming India, only on Sansad Television. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। यहाँ आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे कि इतिहास के पन्नों में 11 मार्च के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 11 मार्च वर्ष 2011 को जापान में तोहोकू के पास समुद्र में रिएक्टर स्केल पर 9 पैमाने का भूकंप आया। यह जापान के इतिहास में दर्ज अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इस भूकंप की वजह से सुनामी आई और समुद्र में 133 फीट तक लहरें उठी थी। इस भूकंप की वजह से फुकुशिमा दइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भीषण नुकसान पहुंचा और रेडिएशन का रिसाव होने लगा। इस परमाणु हादसे के कारण इस संयंत्र के चारों तरफ 80 किलोमीटर के दायरे में फैले लोगों को हटा दिया गया था। जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी के अनुसार भूकंप और सुनामी के चलते लगभग 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हादसे में हजारों लोग लापता हो गए और पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा था। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक इस भूकंप में तकरीबन 14.5 अरब डॉलर से 34.6 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ। 11 मार्च वर्ष 1980 में चंद्रभानु गुप्ता का निधन हुआ। ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता थे। इनका मानना था कि जो काम करो वह हटकर करो। चंद्रभानु 17 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। ये वर्ष 1946 में बनी उत्तर प्रदेश की पहली सरकार में गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में सम्मिलित हुए। वर्ष 1960 में ये पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और प्रीति, इतिहास से निकलकर बात कर लेते हैं वर्तमान की। आज आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में, जहां सारी चुनौतियों को दरकिनार करते हुए बच्चों और युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं पूर्व मार्शल आर्ट चैंपियन फैसल अली डार। पद्मश्री फैसल अली डार ने
किससे प्रभावित होकर किक बॉक्सिंग में करियर बनाया, आखिर किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और कैसे उन्होंने दूसरों को प्रेरणा दी, आइए जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर, जहां तक नजर जाए बर्फ से लदे पहाड़ और हरी भरी वादियां। आज यहां हर तरफ अमन, चैन और खुशहाली है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब आतंक यहां चरम पर था और बांदीपोरा भी इससे अछूता नहीं था। बांदीपोरा काफी समय तक आतंकी गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा। यहां के बाशिंदों को न जाने कितनी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फैसल अली डार बचपन से ही कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे यहां के लोगों की मदद की जा सके। बचपन में जब ब्रूस ली की फिल्में देखा करते थे, तब उन्होंने ये सोच लिया कि वो भी एक दिन मार्शल आर्ट में अपना नाम रोशन करेंगे। आज वो मार्शल आर्ट के कोच हैं और उनके द्वारा तैयार किए गए कई खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर चुके हैं। वर्ष 2003 में उन्होंने कुंग-फू सिखाना शुरू किया। इसके बाद बांदीपोरा में ही वो एकेडमी चलाने लगे, जहां वो अलग अलग खेलों की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कुंग-फू, किक बॉक्सिंग और कराटे जैसी मार्शल आर्ट शामिल हैं। 2003 से मैंने ये शुरुआत की थी, एक एकेडमी से लेके खुद खेला पहले, फिर एक एकेडमी बनाई। मकसद मेरे एकेडमी बनाने का यही था कि मैं कोशिश करूं हम ट्रेनिंग पे काम करें, हम बच्चों को सिखाएं पहले, जब सीखेंगे तब जाके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके आगे हम कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बांदीपोरा में आतंकी गतिविधियां चरम पर थीं। इसी अशांति की वजह से उन्होंने ट्रेनिंग देना बीच में बंद भी कर दिया। हालांकि बच्चे ट्रेनिंग के लिए उनके पास आते रहते थे। बांदीपोरा में एकेडमी खोलना आसान नहीं था। उन्हें यहाँ राजनीतिक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा। वो अशांति के दौर में भी ट्रेनिंग देते रहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर के युवा गलत रास्ते पर न भटकें। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। वो आज भी एकेडमी चलाते हैं और युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। उन्हें खेल और शांति के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। हाल ही में भारत सरकार ने जिन 128 पद्म अवार्ड की घोषणा की है, इनमें कुंग-फू मास्टर फैसल अली डार का नाम भी शामिल है। ये एग्जाम्पल है कि सार्थक करोगे तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, और मेहनत का फल भी आपको मिलता ही मिलता है। आइए अब इस पॉजिटिव स्टोरी के बाद अब एक नजर डालते हैं सनसेट टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 9 बजे देखिए बदलाव के नायक द चेंज मेकर्स और 9:30 बजे आप देख सकते हैं लोकतंत्र राउंड अप। 10 बजे इतिहास, शाम 6:30 बजे कैबिनेट दिस वीक। शाम के बाकी कार्यक्रमों की बात करें तो शाम 7:30 बजे देखिए आपके सांसद, और इससे पहले आप 7 बजे देख सकते हैं मुद्दा आपका। 8 बजे देखिए आज की खबर, 8:30 बजे पर्सपेक्टिव, 9 बजे द न्यूज और 9:30 बजे डिप्लोमेटिक डिस्पैच। प्रतिबिंब, अब इजाजत लेने का वक्त आ गया, लेकिन चलते चलते आज हम क्या खास दिखा रहे हैं? जी हाँ, बात कर लेते हैं बीएसएफ जवानों की। अमृतसर के अटारी बॉर्डर में विशेष कार्यक्रमों के जरिए बीएसएफ जवानों के दिखाए गए करतबों से वहां पहुंचने वाले लोगों का दिल जोश और से लगातार भर जाता है। तो आइए जाते जाते आपको दिखाते हैं एक ऐसी ही कार्यक्रम की तस्वीर जो महिला बीएसएफ जवानों के सम्मान में आयोजित की गई थी। फिलहाल आप इन तस्वीरों को, इन झलकियों को देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
देश के भीतर